Hello everyone. So our next subject is C programming, and this is a kind of subject which is very interesting as well as it is also one of my most strongest subject. ये मेरे सबसे strongest subjects में से एक आता है, and I believe you will literally like the subject the way I will teach it. जिस तरीके से मैं कवर करूँगा आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा. So let us start with the subject. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में सिलेबस क्या क्या है. So the first chapter is your introduction. So obviously for your GATE examination, some part of this introduction is not very important. For example, the history of C language and the version of C language. Nobody is going to ask you the history and version of C language directly. But the version itself is important, but it is having no significance for GATE exam. आपके एग्जाम में कोई भी यहाँ पर वर्जन्स और हिस्ट्री के बारे में कोई भी कुछ भी पूछने नहीं वाला. But why I'm saying version is having a significance? Because वर्जन से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी कौन सी चीज़ें हैं जो कहीं पर किस सी के एक वर्जन में जो वैलिड थी और सी के दूसरे ही वर्जन में वो सेम चीज़ वैलिड नहीं है. जैसे कि यू मस्ट हैव सीन कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं टर्बो सी के अंदर, जो टर्बो सी आपका सॉफ्टवेयर है वहाँ पर अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज का, सो यू स्टार्ट विद वॉइड मेन. तो यहाँ पर आप वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं. यू राइट योर फंक्शंस विद वॉइड. ओके, बट व्हेन यू प्रोग्राम इन जीसीसी यू स्टार्ट विद इंटीजर मेन. जीसीसी में आप अपने प्रोग्राम को इंटीजर मेन के साथ स्टार्ट करते हैं. सो हियर इन जीसीसी स्टार्टिंग विद वॉइड इज नॉट करेक्ट. सो बेसिकली क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओल्डर वर्जन्स के लिए वैलिड थी, बट दे हैव मेड दीज थिंग्स इनवैलिड फॉर द न्यूअर वर्जन्स. प्लस देयर आर फ्यू थिंग्स दैट दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड टू सिंप्लीफाई द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, दैट दे हैव लेफ्ट फॉर द यूज़र. सो दे आर कॉल्ड एज अनडिफाइंड स्टेटमेंट्स. और आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट कि अनडिफाइंड स्टेटमेंट क्या होता है. वो सब चीज़ें हम लोग अपनी सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं. सबसे पहला आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन विच इंक्लूड द हिस्ट्री एंड वर्जन. सो इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री एंड वर्जन्स ऑफ सी लैंग्वेज. Then structure of a program, so what are the components of a program, and then we are going to look at the compilation process. Now the second chapter here is basic programming constructs. अभी देखो basic programming constructs का मतलब क्या है, what it really means by basic programming constructs. देखिए कुछ I believe that some of you have already completed your BTech or some of you are already present in your BTech. जो भी आपकी डिग्री थी, maybe you have done your MSc IT, maybe you have done your MCA, maybe you have done your BTech or any of these degrees. Because you are a computer science student, so you must have done your C language in your first or second semester. So I feel that you already have some basic idea regarding C language. आपको C language के बारे में कुछ basic idea already होगा. I'm not expecting कि आपको C language के बारे में बहुत ज़्यादा programming आप बहुत ज़्यादा strong है. I'm not expecting that. Only thing that I know कि आपको इतना पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है और प्रोग्राम्स को हम कहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ अ कंपाइलर, और प्रोग्राम्स को लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं. दैट्स इट. अब उसके बाद जो बेसिक्स हैं, आई एम गोइंग टू पॉलिश ऑल ऑफ दोज बेसिक्स. आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दोज बेसिक्स फॉर यू गाइज. तो यहाँ पर जब मैं बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की बात करूँगा, इस केस में हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर जो डेटा वेरिएबल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड दिस एंटायर चैप्टर विच इज़ बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, दिस इज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल सेशन. तो यहाँ पर किस तरीके से सी प्रोग्राम्स के अंदर चीज़ें काम करती हैं. सो बेसिकली मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो कि शायद आपको ना पता हो. सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे कवर सी लैंग्वेज, लेकिन जिस तरीके से कॉलेजेस के अंदर या स्कूल के अंदर सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, गेट एग्जामिनेशंस में उसे काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन की जाती है. सो हियर इन गेट एग्जामिनेशन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू राइट प्रोग्राम. आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपको प्रोग्राम लिखना है, बट रेदर दे विल गिव यू सम प्रोग्राम एंड आफ्टर गिविंग द प्रोग्राम दे विल आस्क व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. क्या इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है या नहीं है, क्या ये प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं है. अगर ये प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा. मे बी दे आर गिविंग अ रिकर्सिव फंक्शन और उस रिकर्सिव फंक्शन का जो आउटपुट है वो पूछा गया है. सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट. तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है. प्रोग्रामिंग इन द सेंस यू डोंट हैव टू राइट प्रोग्राम. आपको किसी कीबोर्ड से लेकर यू डोंट हैव टू टाइप एनी प्रोग्राम्स, बट रेदर इफ सम program is given, you have to find out what is the output of those programs, and plus the application of C program is also present in data structures.
तो वहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी काफ़ी इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो ये जो चैप्टर है विच इज़ बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, सो बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑप्शनल चैप्टर। ये एक ऑप्शनल चैप्टर है। इफ़ यू फील लाइक कि आपको ये चैप्टर छोड़ना है, स्किप करना है, यू कैन ईजिली स्किप इट, बिकॉज जो बेसिक प्रोग्रामिंग है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो सभी चीज़ें हैं ये सी लैंग्वेज में किस तरीके से की जाती है, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर। ओके, सो बेसिक इंटीजर वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, स्कोपिंग रूल्स क्या होते हैं, आपके पास अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं, जैसे यू हैव ऑटो इंटीजर, राइट, यू हैव ऑटो वेरिएबल्स, यू हैव रजिस्टर वेरिएबल्स, यू हैव ग्लोबल वेरिएबल्स, यू हैव एक्सटर्न वेरिएबल्स। तो ये जो क्लासेस हैं, ये सभी क्लासेस क्या होती हैं, जो बेसिक आपके रूल्स हैं वेरिएबल्स के, तो वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट यू कैन स्किप इट, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप इसको अगर पूरा गो थ्रू करेंगे, सो इट इज़ हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 वीडियोज़। अगर आप कुछ गो थ्रू करेंगे, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग एक्स्ट्रा जो कि आप अपने कॉलेज में टाइम में नहीं किया होगा। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस किस तरीके से काम करती हैं और उसकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी से क्या डिफरेंस पड़ता है। सो वी आर गोइंग टू राइट वेरी कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हियर। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, फंडामेंटल ऑपरेटर्स, जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, या फिर आपके जो दूसरे भी ऑपरेटर्स हैं, वो सभी ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस उसमें क्या रोल प्ले करता है। दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। एंड देन दिस कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। अब देखिए, जो कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी पार्ट नहीं है, ये बहुत ईजी पार्ट है। सो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे लिखा जा सकता है, लूपिंग स्टेटमेंट्स को कैसे लिखा जा सकता है, कंडीशनल स्टेटमेंट से किस तरीके से प्रोग्राम राइट किया जा सकता है। आई विल जस्ट गिव यू अ बेसिक सिंपल आइडिया ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है, जो कंडीशनल्स और लूपिंग स्टेटमेंट है, वो आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा जब आप कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स को एज एन एप्लीकेशन किसी प्रोग्राम के अंदर चेक करेंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई प्रीवियस डेटा क्वेश्चन है जिसमें कोई फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर कोई क्वेश्चन है, तो आई एम गोइंग टू कवर दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन से आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, लूपिंग स्टेटमेंट्स है, वो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। ओके, एंड आफ्टर दिस वी हैव पॉइंटर्स। सो बेसिकली व्हेन वी टीच इन ऑफलाइन क्लासरूम, जैसे मुझे लगभग इट्स बीन लाइक 7-8 ईयर्स मैं ऑफलाइन क्लासरूम में भी पढ़ाता हूँ। सो इन योर ऑफलाइन क्लासरूम योर सी सिलेबस फॉर गेट एग्जाम, it specifically starts from pointers only, because we believe कि जो student है, these are the very basic portion and the student already know these portions. So in your offline classroom we specifically start from looping concept and हम looping concept से ही आगे बढ़ते हैं। जो उसके पीछे वाले concept है, basic concept, हम assume करते हैं कि students को already आता होगा। But here for this course specifically I'm also going to cover these parts। इन सभी parts को मैं cover करूँगा, लेकिन remember from this point onwards your entire C programming subject will start becoming interesting। तो यहाँ से C, data structures, तो पूरे इन दोनों subjects के अंदर pointers are going to be very useful, structures are going to be very useful, functions are going to be very useful, and even these arrays are going to be very useful. But again, array is not very much important for data structures, because data structures के अंदर we are going to create a new kind of data structures here. But again, these topics are extremely useful. इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए। जो तीनों टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन सी लैंग्वेज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अरेज, तो यहाँ से वो क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट होगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट ऐसा होना चाहिए। बट ये जो सिलेबस है, ये एक ब्रॉड सिलेबस है जो आप सी लैंग्वेज में हम लोग स्टडी करेंगे, और सब कुछ मैं कुछ इस तरीके से लेकर चलूँगा कि ऐसी चीज़ें मैं आपको कराऊँगा जो शायद दूसरे लोग आपको ना करें। Nowhere you are going to find such kind of content. Some tricky things are there. कुछ tricky चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा. Definitely you will appreciate the content. Okay? तो देखो, सबसे पहले हम लोग इस सेशन के अंदर we'll discuss about the history of C language. So who created C language? So it was Dennis Ritchie. जो Dennis Ritchie है, he was known as the founder of C language. Okay? So it was developed in 1972 by Dennis Ritchie, and you can clearly see how many years it's been. So it's been like 38 years or so, लगभग 38 years के आसपास हो चुके हैं, और हम 38 years से C language चल रही है, people learning C language.
and he developed this at AT&T Bell Laboratories USA. और बेसिकली जो आपकी सी लैंग्वेज है इसको इनिशियली डिज़ाइन किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. आई मीन दे वांटेड टू राइट सम प्रोग्रामिंग कोड्स फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. जो कर्नल्स हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज ऑल्सो रिटन इन सी लैंग्वेज. एंड इफ़ यू फील, अगर आप चेकआउट करेंगे, so in most of your modern day operating system, whether it is Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10 or Linux, specifically Linux, so various versions of Linux, so in most of these operating systems, the kernel of these operating systems are written in C language. So because C language provides a very good compatibility with the hardware as well as with the upper version, I mean upper layer सॉफ्टवेयर. तो जो सी लैंग्वेज है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह काम करती है. इट इज़ नॉट एंटायरली अ लोअर लेवल लैंग्वेज. जिस तरीके से आपके पास एक असेंबली कोड है, सो असेंबली लैंग्वेज इज अ लोअर लेवल लैंग्वेज, बट राइटिंग द प्रोग्राम इन असेंबली कोड इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, इट इज़ वेरी ट्रिकी ऑल्सो. सो सी लैंग्वेज इज वेरी लाइट, it is very fast, and it is very very simple. So that is why C language is used to write kernels of various operating system. Even if you check out, तो आपका जो Python programming language है, Python is very famous nowadays, but the compiler of Python is itself written in C language. Python का जो compiler है वो भी C language के अंदर ही written किया गया, like write किया गया. So obviously C is very powerful, as well as even after 38 years, it's about like after 2 years 40 years हो जाएंगे. So even after 38-40 years, still it is so much famous, and every day things are changing, but C language is always the same. When I started my BTech in 2007, we were having C language in our syllabus, and now it is 2020, still we have C language in our syllabus. तो इतने साल हो चुके हैं. Even people who studied in 2000, like 20 years back, they were also studying C language. तो C language जो है इसने मार्केट में अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है. So obviously something is there in C language, that is why it is still alive after 38 years. 38 years के बाद आज भी C language जो alive है, इसके अंदर कुछ तो ऐसा है C language के अंदर, है ना. Okay, so it was developed to overcome the mistakes of other languages. देखो सबसे पहले in 1960s we were having a language which is Algol. From this language which is BCPL was designed over Algol. तो Algol जो है वो international group में बनाया था. So this BCPL was designed over Algol, so it was designed in 1967. And then there was a language B which was designed over BCPL, यानी कि उसने BCPL के जो principles हैं उनको adapt किया था in 1970s. And then in 1972 Dennis Ritchie, he designed the C language, and C language was a successor of BCPL. तो जैसे हमारे पास होता है A B C, करेक्ट. तो यहाँ पर Algol is A, BCPL से B start हुआ, and here we made it a B language, and then we created a C language. Okay, so after this we had a successor of C which is C++ as well as Objective C. तो जो C++ और Objective C है, they are also successors of C language. So जो C language है, it was designed in 1972, and then in 1978, so this Carnegie and Ritchie, so ये जो Ritchie नाम है, this is the name of, this is Dennis Ritchie. They have written a specification of the C language. मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया था 1978 के अंदर, they have written a book which is let us see something like let us learn C language. तो उस book के अंदर it was not a formal specification, but it was considered as an informal specification, and that book is still available. You can simply do a Google search, or you can even buy the book from Amazon. आप Amazon पर जा सकते हैं. From there you can buy the book for C language by Dennis Ritchie. So Dennis Ritchie, who created the C language, he have also written the book with C. So he written this book with Carnegie and Ritchie, so that is why it is called as K&R. तो जो ये informal specification थी C language की, so that was written in 1978. Therefore that version of C language was called as K&RC. फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, राइट, तो ये जो ANSI कमेटी है, ANSI कमेटी ने C लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया. देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है. बेसिकली आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव somebody डिज़ाइन समथिंग, किसी ने कुछ डिज़ाइन किया, एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट. लोगों ने उसको डिफरेंट वर्जन्स में कंटिन्यू किया. दे स्टार्टेड डेवलपिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर, राइट. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज वी हैव अ चपाती, राइट. सो my mother can create chapati in a different manner. Somebody created
taken this chapati and then he filled some potatoes in this to make it aloo ka paratha, correct? So in the same way somebody took it and filled something else to make it something else, right? So इस तरीके से आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके से पराठे हैं. बट इज देयर एनी स्टैंडर्ड पराठा? क्या पराठे की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दैट एवरीवन कुड फॉलो? अगर मैं आपको बोलता हूँ पराठा क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सर दिस इज आलू का पराठा, सर दिस इज मूली का पराठा, सर दिस इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ पराठास, इट इज़ अ चीज़ पराठा और समथिंग. तो बेसिकली कोई स्टैंडर्ड नहीं है. तो उसी तरीके से व्हेन सी लैंग्वेज वाज इनिशियली डेवलप्ड, इट वाज डेवलप्ड फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, but later it started becoming very famous. And when it started becoming very famous, people started using C language for different purposes. ठीक है, तो वो जो C language है, C language is a general purpose programming language. General purpose means it is not bound to a specific purpose. जैसे हमारे पास Objective C है, so you use Objective C to write applications for iPhones, correct? तो लेकिन जो C language है, it is general purpose programming language. People can use C language to write various different kinds of code to solve various different kinds of problems. तो यहाँ पर क्या हुआ कि ANSI जो कमेटी थी, ANSI कमेटी ने एक C लैंग्वेज की एक्सटेंडेड डेफिनेशन दी, एक्सटेंडेड स्पेसिफिकेशन दी. दैट मीन्स इफ एनीबडी वांट टू वर्क विद C लैंग्वेज, सो दिस इज द स्टैंडर्ड दैट दे कैन फॉलो. एक स्टैंडर्ड को उन्होंने दिया कि सभी जो है इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं. सो दिस ANSI कमेटी gave a standardization definition of C in 1989, and then this ISO committee also performed some accredited this ANSI committee standard, and they called it as ANSI ISO C in 1990s. उसके बाद फिर हमारे पास 1999 के अंदर C99 स्टैंडर्ड आया. C99 स्टैंडर्ड मीन्स दे हैव इम्प्रूव्ड समथिंग इन C लैंग्वेज. जो ओरिजिनल C लैंग्वेज थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी. They have tried to improve these problems. They have tried to rectify the problems, as well as they have tried to introduce something new in C language that can enhance the power of this programming language. Then in 2011, so again C11 standard was there. So again you can clearly see here this C99 is also from a standardization committee, and this C11 is also from standardization committee, and then we have C18. तो बेसिकली जो C11 है, C18 स्टैंडर्ड है, यहाँ पर कुछ C18 के अंदर कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया गया, राइट? वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, बट हियर आई थिंक इन C99 स्टैंडर्ड एंड C11 समथिंग न्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड. सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ओरिजिनली जब C लैंग्वेज बनी थी, इन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ C लैंग्वेज वी वर हैविंग ओनली 32 कीवर्ड्स. हमारे पास सिर्फ 32 कीवर्ड्स थे, बट लेटर ऑन these committees also added more keywords in C language. Now C language is having approximately 63 keywords. So in most of your books, जो भी आपकी most books है, जैसे for example you are following let us see by Yashwant Karnitkar. So in most of your books they have written that C language is only having 32 keywords, but it is not so, because later on in these versions of C language they have introduced more keywords. Now it is having approximately 62, 63 keywords and so on. ओके, तो ये आपके वर्जन है C लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, सो दिस इज अ बुक, एंड इफ यू वांट टू रेफर अ बुक फॉर C लैंग्वेज, सो दिस इज अ बुक, द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड यू कैन आल्सो बाय दिस बुक फ्रॉम Amazon, एंड इट वाज रिटन बाय डेनिस एम रिची एंड ब्रायन डब्ल्यू कार्निगन. तो जो डेनिस एम रिची है, डेनिस रिची, ही इज द फाउंडर ऑफ C लैंग्वेज, और कैन से ही इज द वन हु इन्वेंटेड द C लैंग्वेज. So he's written this book in 1989, I think. So that is why it was called as K&RC. I think 1989 or 1978 something. I think 1978 में ये book उन्होंने write किया था. So that is why it is called as K&RC. तो ये K&RC है. So in 1978, they have written the book, and this was considered as a unofficial standardization of C language. Unofficial standard. So you can read about it. आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. So in this book they have introduced something new. So for example, they have introduced standard IO library. They have introduced the long integer as a data type. उससे पहले long integer data type नहीं था. Then they have introduced this unsigned integer as a data type, as well as some things are changed. For example, when we have these operators, like we have plus equal to, we have minus equal to, right? Or you can also write in this manner. तो इन चीज़ों में उन्होंने कुछ improvements की. Right, so you can see the compound assignment statements of the form equal to an operation such as equal to minus were changed to the form operation and equal to. So initially जो था हमारे पास कुछ इस तरीके से हुआ करता था, but then they have changed these operations in this manner so that they can remove the ambiguity from the language. So for example, you can do a plus equal to 2, something like this, correct?
तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, सो विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a+2। तो ये जो चीज़ है दिस वॉज इम्प्रूव्ड इन 1978। ओके, सो यू कैन रीड अबाउट दीज वर्जन्स। तो हम लोग इस वर्जन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन अपकमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू discuss about these C89 standard, we are going to discuss about these C90 standard as well as C95 and C99. So a lot of things are changed. तो काफ़ी चीज़ें change हुई थी because in C99 standard we have long as a data type, we have boolean as a data type, bool, we have complex as a data type, we have imaginary numbers as a data type. तो हम इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर improve किया। Plus there is something called as variable length array. हमारे पास variable length array है, हमारे पास flexible array members है। Nowadays we do not have these nowadays we use these variable length arrays very frequently, right? Earlier they were not having this variable length arrays. तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Okay, so let us meet in the next video.